Hello everyone, welcome back once again lecture number 7 over the algebra. Good evening to all of you. Okay, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे इसको ब्रेक किए थे. ओके, अगर मैं थोड़ा सा रिकनेक्ट करने का प्रयास करूं तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? युगपत समीकरण. ओके, क्या पढ़ रहे थे? युगपत समीकरण. ओके, युगपत समीकरण में अगर हम लोग देखें, ठीक है, युगपत समीकरण में अगर हम लोग देखें तो तीन रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ओके, अगर ये हमारे पास क्या था? एक युगपत समीकरण था. ठीक है, अगर ये हमारे पास युगपत समीकरण था तो इसमें हम ये देख पा रहे थे, ठीक है, कि तीन रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे. हाँ, ठीक है, हमारे पास कितने रिजल्ट्स आए थे? तीन. ओके, अगर मैं तीनों को बारी बारी से रिकनेक्ट करने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसा था. ठीक है, पहले रिजल्ट की अगर हम बात करें तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू क्या था? b1 अपान b2. ओके, पहला ये था. दूसरे की अगर हम बात करें तो a1 अपान a2 इक्वल टू था b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2. ओके, ये दूसरा रिजल्ट था. तीसरे की अगर हम बात करें तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2. होप ये क्लियर होगा. ठीक है, पिछले क्लास में ही अभी डिस्कस किए हैं. तो इसमें क्या था? यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, यूनिक सोल्यूशन. इसमें क्या था? नो सोल्यूशन. ठीक है, और इसमें क्या था? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. ओके, अब एक चीज और मैंने बताया था कि अगर एक सोल्यूशन या एक से ज्यादा है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट. कैसा होगा? कंसिस्टेंट. ठीक है, ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट. क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा इसमें सोल्यूशन आ रहे हैं. ठीक है, कंसिस्टेंट होगा. और नो सोल्यूशन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट. ओके, इनकंसिस्टेंट. होप क्लियर होगा. ठीक है, यहां तक हम लोगों ने किया था. ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकनेक्ट करने के लिए इसको फिर से बता दिया. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी. ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन. ओके, समीकरण दैट मीन्स की इक्वेशन 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 10y प्लस 15 इक्वल टू 0 में k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, ठीक है, किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा. ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा. ओके, अब देखिएगा, अगर यहां पे इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें k के किस मान के लिए इस इक्वेशन का क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा. कोई हल नहीं होगा का मतलब क्या हुआ? नो सोल्यूशन. ठीक है, तो मुझे तो पता ही है कि नो सोल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है. ओके, अगर मैं राइट डाउन करूं कि फॉर नो सोल्यूशन, ओके, नो सोल्यूशंस की कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2. ओके, होप ये क्लियर होगा. तो यहां से a1 और a2 की अगर मैं कंपेयर करूं तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ओके, होप ये क्लियर होगा. तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो 2/5 इक्वल टू माइनस के बाई माइनस 10 कितना हो जाएगा? 2/5 इक्वल टू माइनस के बाई माइनस 10 इक्वल नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7/15 कितना हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 7/15. होप क्लियर होगा. अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं. ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं, मुझे k की वैल्यू को ऑब्टेन करना है. दैट मीन्स कि यहां से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूं, रीराइट अगर इसको करूं तो 2/5 इक्वल टू माइनस के बाई माइनस 10. दैट मीन्स कि k बाई कितना आ जाएगा? 10. ओके, होप क्लियर होगा. तो यहां से अगर मैं लिखूं 2/5 इक्वल टू k बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूंगा कितना हो जाएगा? 20 और 5k. ओके, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट k इक्वल टू 20/5 दैट मीन्स 4. ओके, k इक्वल टू कितना आ गया? 4. यानी कि मैं यहां से ये कह पाऊंगा कि k बराबर 4 के लिए क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा. ओके, थोड़ा सा इसको मैं चेक करूं अगर. ओके, हालांकि ये नीड नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं कि क्या ये सही है तो आइए देखते हैं. तो यहां से अगर मैं लिखूं उस पुराने इक्वेशंस को, दैट मीन्स कि 2x माइनस के वाई, के की जगह क्या लिखेंगे? 4 प्लस 7. ओके, 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि यहां से अगर मैं लिखूं कि 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, अगले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या था? 5x माइनस 10y प्लस 15 इक्वल टू 0. ओके, 5x माइनस 10y प्लस 15 इक्वल टू 0. अब यहां से मुझे ये चेक करना है जस्टिफिकेशन के लिए क्या ये सही था?
इस इक्वेशन में अगर मैं ड्यू बाई 2 लिख दूं, दैट मीन्स कि डिविजिबल बाई 2, तो क्या बचेगा x माइनस 2y प्लस 7/2 इक्वल टू 0। होप ये क्लियर होगा। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि ड्यू बाई 5, दैट मीन्स कि डिविजिबल बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 5 से इसको विभाजित करने पर क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस यहाँ पे 15 है, ठीक है, ये 15 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, दैट इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फिर से लिखूं थोड़ा सा, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7/2, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। आप समझिएगा, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है सेम नंबर में से सेम चीज हम घटाएं, एक बार माइनस 7/2 आएगा, एक बार माइनस 3 आएगा, नो, दैट मीन्स कि यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, यानी कि कोई भी ऐसा x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें सेम टाइम पे हम ऐसा सिचुएशन करेंगे x माइनस 2y, तो एक बार माइनस 7/2 आएगा और एक बार क्या आएगा, माइनस 3। इसको सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें तो 2 में एक बार 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, क्या मैं दोबारा 2 में 3 को जोड़ूंगा तो 8 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कौन से मैथमेटिक्स में ऐसा, ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि यहां से मैं ये कह सकता हूं, ओके, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7/2 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, दैट मीन्स कि यहां से कोई भी x और y ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर x y ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि k बराबर 4 के लिए क्या आएगा, नो सोल्यूशन। हालांकि एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं होती है, ऑप्शंस ऐसे दे देगा आपको कि a ऑप्शन है k इक्वल टू 3, b ऑप्शन है k इक्वल टू माइनस 2, c ऑप्शन है k इक्वल टू 4 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ओके, नन ऑफ दिस। तो यहाँ से k इक्वल टू 4 को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें इस रिलेशनशिप को होल्ड कराना है, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, इसको होल्ड कराना है, होल्ड करा के k की वैल्यू या जो भी डिजायर चीजें होंगी यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। हो भी क्लियर होगा। इस टॉपिक की अगर मैं लास्ट क्वेश्चंस की बात करूं, एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी कि के पे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ओके। तो लिखेंगे के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 4y इक्वल टू 3 तथा समीकरण 4x प्लस 2y इक्वल टू 3 में समीकरण की व्यवस्था संपाती होगी, ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। तो देखिए ये क्वेश्चन की एक संरचना है, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण, ये तो क्लियर है कि ये युगपत समीकरण है, 1 पावर में दिया गया है, दैट मीन्स कि वेरिएबल्स के सिंगल पावर में दिया गया है। अगर पावर 2 होता तो क्वाड्रेटिक हो जाता, ठीक है, 3 होता तो क्यूबिक हो जाता, बट ऐसा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को फिर से रीराइट करता हूँ, फिर समझने का प्रयास करता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ओके। तो पहला इक्वेशन है kx प्लस 4y इक्वल टू 3। अगर मैं इसको एक काम कर लेता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं तो प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं तो 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जो भी बात लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ओके, ये हमारा इक्वेशन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भी अगर मैं बगल में लिख दूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। होप ये क्लियर होगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन, ओके। अगर मैं थोड़ा सा डेटा को मैं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, कुछ अजीब लग रहा है, मैं ऐसा करता हूं, इसको जो है इसको कर दे रहे हैं 5, ओके, इसको 5 कर दे रहे हैं और यहां पे भी 5 कर दे रहे हैं, ओके, ठीक। इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूं 5, ओके, अब ठीक है, ठीक। अब देखिएगा तो यानी कि अब यहां से अगर हम बात करें कि संपाती का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे। संपाती का मतलब ये होता है कोइंसिडेंस, ठीक है,
कोइंसिडेंस। अब देखिए पहले ये तो समझने का प्रयास करिए, ये लाइंस हैं, ये जो भी दी गई हैं ये क्या है, लाइंस हैं। अगर मैं इसको ढंग से लिखता तो इसका फॉर्मेट हो जाता y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हालांकि यहाँ पे ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक लाइन को लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ पे लेके आया 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखूँ तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 3। दैट मीन्स कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3/2। ओके, अब मैं अगर बात करूं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप आया है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे इसकी इतनी नीड नहीं है, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, यानी कि इसका ढाल हो जाएगा, प्रवणता, ये क्या है, -2। और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट अगर मैं c बात करूं, इंटरसेप्ट अगर c है वो 3/2 है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है और y एक्सिस से पॉजिटिव इंटरसेक्ट है। दैट मीन्स कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस लाइन को अगर मैं देखूं, ये लाइन जो अभी हमने बनाया है, ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, और इंटरसेक्ट की बात करें तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप थीटा, जो कि यहाँ पे स्लोप हमको क्या कितना दिया है, स्लोप इक्वल टू कितना दिया है, -2। ओके, अब यहाँ पे इसकी बात जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, अभी टॉपिक छिड़ ही गया है, बट देखिए यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है। ओके, देखिएगा, अब ऐसा अगर है, इसका मतलब, अब मैं केवल कोइंसिडेंस का मतलब यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। संपाती का मतलब क्या होता है कि जो दूसरी वाली लाइन होगी ना, वो भी लाइन इसके जैसा ही होगा, इसके जैसा ही होगा। कोइंसिडेंस का मतलब इसी पर आ जाए, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इसी पर आ जाए, यानी कि दूसरी लाइन को भी अगर मैं ड्रॉ करूंगा, वो लाइन भी क्या होगी, कुछ ऐसे ही होगी, ठीक है, कुछ ऐसे, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। अगर मैं ये वाली लाइन बनाऊं तो इसका स्लोप, इसका सब कुछ कैसा होगा, ऐसा। दैट मीन्स कि kx प्लस 4y, ठीक है, मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, kx प्लस 4y -5 इक्वल टू 0। ओके, ये जो थोड़ा सा गैप है, ये गैप नहीं रहेगा। कोइंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, उसी पे आ जाए। संपाती का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे। अब सोचिएगा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन अलग लाइन नहीं होंगी, ये दोनों लाइन सेम लाइन होंगी। ये दोनों लाइन क्या होंगी, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। कनेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर दोनों लाइन सेम होंगी उसी कंडीशन में ये ऐसा होगा। ओके, अगर दोनों लाइन सेम होंगी उसी कंडीशन में ये चीज अप्लाई होगा कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। लेकिन हमने अभी पढ़ रखा है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। दैट मीन्स कि नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि यदि संपाती हो जाए, यदि संपाती हो जाए, ठीक है, यदि रेखा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यदि इक्वेशंस संपाती हो, यदि संपाती इक्वेशंस हो, ओके, ऐसा भी चलेगा। यदि संपाती इक्वेशंस हो, इसका मतलब होता है कि इसके अनंत हल होंगे। इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। यहां से ये क्लियर हो रहा होगा, अनंत हल होंगे, यानी कि जब भी ये लिखा होगा कि इक्वेशंस के इक्वेशन संपाती हैं तो उसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ओके, दैट मीन्स कि ये कंडीशंस क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशंस को लगा ले रहा हूँ। तो a1 की वैल्यू को अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना है, a1 अगर मैं दोनों इक्वेशंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, k/4 इक्वल टू 4/2। ठीक है, समझिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ से, हैंस k/4 इक्वल टू 2 बाई कितना है, k/4 इक्वल टू 4/2। ओके, 4/2। ओके, k/4 इक्वल टू 4/2। और c1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, -5/-3। ओके, -5/-3। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मैं इसको बराबर कर लूं या इसको बराबर कर लूं, दोनों से k की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं पहले वाले को बराबर लिख रहा हूं, k/4 इक्वल टू 4/2। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां से अगर मैं लिखूं तो k/4 इक्वल टू 2 और k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है,
k की वैल्यू 8 आ गई। अगर मैं पहले और तीसरे को बराबर करूं तो क्या आएगा, देखिएगा k बाई 4 इक्वल टू -5/3, -5/-3 है, दैट मीन्स कि -5/-3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3 ही आएगा। दैट मीन्स कि k बाई 4 इक्वल टू 5/3 अगर मैं यहां से लिखूं तो लिख सकता हूं कि 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/3, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/3। यानी कि यहाँ पे k की दो वैल्यू ऐसी आ रही हैं, k की दो वैल्यू ऐसी आ रही हैं जिसके लिए क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। ओके, क्लियर है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्लियर है, ओके। तो यहां से हम k की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में अगर k इक्वल टू 8 दिया है तो उसको लिख लेंगे, k इक्वल टू 20/3 दिया है तो उसको लिख लेंगे। ओके, क्लियर है। तो कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि वो लाइन ऐसी हो जो एक दूसरे पे क्या करती हो, एक दूसरे पे आके इंसिडेंस हो जाए, यानी कि उनका स्लोप जो है सेम हो, उनकी लाइन सेम हो, पूरी डिजिट्स उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी सेम हो। दैट मीन्स उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। इस केस में इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सोचिए अनंत हल क्यों होंगे, वो भी अगर मैं बात करूं कि अगर जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ज्यादा हैं, इक्वेशंस कम हैं, तो भी उसके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। नहीं तो कहिए तो मैं एक क्वेश्चन और करा दूं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन की मैं और बात करूं तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखूं कि अगर इक्वेशन दिया है kx प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये दिया है, तो पूछ लिया k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगा, संपाती होगा। इक्वेशंस कैसे होंगे, कोइंसिडेंस होंगे, कोइंसिडेंस होंगे। ओके, कोइंसिडेंस होंगे। तो देखिए कोइंसिडेंस के लिए अभी हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ रखा है। ठीक है, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस लगाते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशंस किसके लिए है, फॉर कोइंसिडेंस, फॉर कोइंसिडेंस। ओके, फॉर कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस अगर कोइंसिडेंस होगा तो मैं क्या लिखूंगा, k बाई 3, k बाई 3 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2/-1। ओके, -2/-1। तो यहां से अब देखिए, यहां से k की दो वैल्यू नहीं आएंगे क्योंकि दोनों सेम आ रहा है। तो k बाई 3 इक्वल टू 2 और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ओके, ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं तो k बाई 3 इक्वल टू कितना आएगा, 2, और k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। यानी k बराबर 6 के लिए, k बराबर 6 के लिए ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। अगर मैं देखने का प्रयास करूं तो मैं देख भी सकता हूं कि थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं k की वैल्यू को लिखूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर इसको कर दें। ठीक है, एक्सप्लेन की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस पहले मैं लिख ले रहा हूं, kx प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, k की वैल्यू 6 आई है, मैं प्लेस कर दे रहा हूं, 6x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3x, ठीक है, प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन यही है, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, हमें दिख रहा था ये दो इक्वेशंस है, लेकिन ये इक्वेशंस कैसी है, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशंस है, तो इसका स्लोप, इसका ग्रेडियंट, इसकी प्रवणता, इसकी ढाल की बात करें तो वो भी क्या होगा, सेम होगा, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर दो इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है इस बात को, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है कि 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा प्लस 1। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि x के लिए जो भी इनपुट दूंगा, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जैसे रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
-3 +1 दैट मीन्स -2 एंड सो वन। इस तरीके से जितने भी टाइप्स के हम x के इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, x के जितने भी इनपुट हम दे सकते हैं इनफाइनाइटली तक, ठीक है, जितने भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, कितने भी नंबर उतने नंबर के क्या मिलेंगे, उतने नंबर ऑफ हमें सोल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि इसके सोल्यूशंस का कोई अंत नहीं है। जितने भी x के इनपुट हम दे सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती रहेगी और इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, होप क्लियर होगा। तो आज इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होगा लास्ट लेक्चर। ओके, थोड़ा सा लंबा भले होगा लेकिन उसको खत्म कल ही करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत हम लोग कल करेंगे एक नए सिरे से, ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से जो है कोई भी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसकी प्रॉपर वीडियोज एकदम लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे बेसिक अलजेब्रा में अभी 6 लेक्चर हुए हैं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से 6 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से आपको देखना क्या होता है, आसान होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से तो यहाँ से जो है एक सीक्वेंस में होगा, ठीक है, आप यहाँ से प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 वीडियो को देख सकते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग है, आसान भी है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, स्कोरिंग है, आसान भी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।